गायत्री सेठू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द गुप्ता एम्पायर के बारे में, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सफ़र शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गुप्ता एम्पायर में जैसा कि मैंने बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रशासन, समाज, धर्म, आर्थिक स्थिति और सिक्के, ये सारे टॉपिक्स मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 के अंतर्गत मैं डिस्कस करूंगी कला और संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सफ़र में जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है गुप्त काल की कला और संस्कृति। तो गुप्त काल में स्थापत्य कला 3 प्रकार की थी। पहला तो गुफाएं, दूसरा मंदिर और तीसरा स्तूप। गुफाओं में प्रसिद्ध है अजंता एलोरा की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, और बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों ही गुफाएं गुप्तकालीन हैं और ये बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, बाघ की गुफाएं जो है ये विंध्या पर्वत को काटकर बनाई गई हैं और अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। मंदिरों में मुख्य है दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे प्राचीन और सबसे अच्छा यही है। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर जो कि नागौर मध्य प्रदेश में है, विष्णु और कंकारी का मंदिर जो कि तिगवा मध्य प्रदेश में है, और पार्वती मंदिर, खो का शिव मंदिर, ये भीतर गांव का कृष्ण मंदिर। तो ये सब के सब जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो जो भीतर गांव का कृष्ण मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फिर विष्णु मंदिर और वराह मंदिर है, ये एरण मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त काल में स्तूप भी बनाए गए। जो बौद्ध स्तूप है गुप्त काल में वो भी बनाए गए थे। उसमें प्रमुख है मीरपुर खास का स्तूप जो कि सिंध में है, और धम्मेक का स्तूप जो कि सारनाथ में है, और रत्नागिरी में भी स्तूप बनाया गया उड़ीसा में। ठीक है, अब आते हैं मंदिरों की ओर। तो मंदिरों में जो सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए गए वो थे नागर शैली के। नागर शैली के मंदिरों में खासियत क्या थी, इनके शिखर होते थे, तो इनको कभी कभी शिखर मंदिर भी कहा जाता है। तो जो नागर शैली के मंदिर थे उनमें शिखर हुआ करते थे। एक गर्भगृह होता था जिसमें मूर्ति रखी रहती थी और गर्भगृह की मूर्ति की ही पूजा होती थी। ठीक है, और ये मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत में पाए गए हैं, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, विंध्या तक। ठीक है, तो ये मंदिर, इस प्रकार के मंदिर जो है नागर शैली के मंदिर, ये उत्तर भारत में और मध्य भारत में पाए गए हैं। गांधार शैली के जो केंद्र थे पहले उनका पतन हो गया। तो कौन कौन से केंद्र थे, मैंने बताया था कि गांधार शैली के केंद्र थे तक्षशिला और बेग्राम। तो ये दोनों ही जो है केंद्रों का पतन हुआ, मतलब इनमें अब गांधार शैली ज़्यादा विकसित नहीं रही और उनका स्थान ले लिया बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा में। ठीक है, बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा में जो कला की शैली चल रही थी उसने उनका स्थान ले लिया। मूर्ति पूजा काफ़ी भारी मात्रा में होने लगी। विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। उसके अलावा वराह अवतार की मूर्ति मिली है कहाँ पे, उदयगिरी की गुफाओं में। तो ये गुप्तकालीन मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं, ये है उस मूर्ति का चित्र। मूर्ति का चित्र जो है यहाँ पे देखिए, मूर्ति का सिर नहीं है। तो बाद में जो आक्रमणकारी आए थे, इन्वेडर्स आए थे, विदेशी इन्वेडर्स जो कि 7वीं सदी, 8वीं सदी के आसपास जो आए थे, स्पेशली तुर्क, अफगान, अरबी, ये लोग जो आए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ की बहुत सारी मूर्तियों को और बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। तो उसी क्रम में ये वाली मूर्ति भी ध्वस्त कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका भी सर काट दिया गया था। इस काल की चित्रशालाएं बाघ और अजंता की गुफाओं में व्यापक मात्रा में मिली हैं। तो बाघ और अजंता की गुफाओं में जो चित्रशालाएं हमें मिली हैं वो गुप्तकालीन हैं। ठीक है, अजंता की गुफा में जो गुफा नंबर 16 और 17 है ये गुप्तकालीन है और उसमें चित्र बने हुए हैं। अब आते हैं मंदिरों की शैलियों की ओर। तो 2 प्रकार के मंदिर ज़्यादा विकसित है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली थोड़ा बाद में आई, नागर शैली पहले आई थी। ठीक है, द्रविड़ शैली जो है वो 6वीं शताब्दी के आसपास आई और नागर शैली जो है उससे भी पहले थी। नागर शैली पहले, नागर शैली का ही विकास हुआ। नागर शैली में क्या था, जो उसका मंदिर का जो नीचे का भाग होता था, आधार होता था, वो वर्गाकार रहता था और द्रविड़ शैली में आयताकार होता था।
शिखर की संरचना पर्वत श्रृंग जैसी होती थी और इसमें शिखर की संरचना प्रिज्म की तरह होती थी। ठीक है, प्रिज्म में आपने देखा है पिरामिड वगैरह उसमें जैसा होता है उस तरह से। इसमें शिखर के साथ उपशिखर का ऊर्ध्व रैखिक परंपरा में रहता था। ठीक है, तो शिखर के साथ साथ उपशिखर भी रहता था और एक रैखिक में ये रहता था। ठीक है, लेकिन शिखर का इसमें क्या होता था, शिखर का क्षैतिज विभाजन और शिखर पर भी मूर्तियों की परंपरा थी। तो इसमें क्या था, इसमें शिखर पर मूर्तियाँ वगैरह नहीं बनाई जाती थी, लेकिन इसमें शिखर पर ही मूर्ति और चित्र वगैरह बहुत सारी चीज़ें शिखर पर ही बनाई जाती थी। शिखर के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्व रैखिक आम्लक और उसके ऊपर कलश होता था, जिसके ऊपर एक झंडा भी लगा रहता था। तो इस तरह के जो आम्लक और कलश बनाना, ये नागर शैली का उदाहरण है। और इसमें क्या होता था, शीर्ष भाग पर कलश की जगह एक बेलनाकार कुछ होता था और अर्धचंद्राकार संरचनाएं पाई जाती थी। ठीक है, और उसके ऊपर अनेक कलशवत स्तूपिकाएं बनी होती थी। शिखर सामान्यतः एक मंजिला होता था, इसमें शिखर बहुमंजिले होते थे, मतलब एक के ऊपर एक स्टोरी रहता था द्रविड़ शैली में, और नागर शैली में एक ही शिखर रहता था। गर्भगृह के सामने मंडप या अर्धमंडप होता था, मतलब गर्भगृह के सामने मंडप, कई मंडप और अर्धमंडप बनाए जाते थे। यहाँ पे क्या है, गर्भगृह के सामने मंडप आवश्यक नहीं था, प्रायः शिखर विहीन मंडप होता था, मतलब जिसपे शिखर नहीं हो, ओनली छत बनी रहती थी और चावड़ी होती थी, और उसके अलावा जो है उसमें उसके सामने एक महाकक्ष बना हुआ था जिसमें कई सारे स्तंभ लगे हुए होते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है चित्र, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है नागर शैली का मंदिर, यहाँ पे ये रहा गर्भगृह, और ये इसके सामने बहुत सारे मंडप और उपमंडप बने हुए हैं। ये है द्रविड़ शैली का, देखिए ये आयताकार है, आयताकार में ये आपका गर्भगृह के सामने देखिए बड़ा सा ये बना हुआ है, हॉल जैसा बना हुआ है। तो इस तरह से द्रविड़ शैली में होते थे, और ये नागर शैली के हैं। इसमें देखिए एक ही शिखर है, उसके ऊपर कलश जैसा कुछ बना हुआ है और शिखर बना हुआ है लंबा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी स्टोरीड है और इस ऊपर में कलश जैसा कुछ है, लेकिन उसके नीचे जो है वो बेलनाकार है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसकी विशेषताएँ हैं। उसके अलावा और क्या विशेषता थी, द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार होता था, और यहाँ क्या होता था, यहाँ गोपुरम होता था। ठीक है, तो यहाँ द्वार के रूप में इसी पे एक तोरण द्वार दिया होता था। ठीक है, जो नागर शैली में है, और इसमें क्या होता था, एक बड़ा सा गोपुरम बना होता था जिससे कि एंट्री होती थी, मतलब ये द्वार ज़्यादा बड़े होते थे। मंदिर का सामान्य परिसर होता था, और इसमें मंदिर का जो है विशाल प्रांगण होता था, काफ़ी बड़े होते थे। परिसर में जलाशय आवश्यक नहीं थे, और यहाँ परिसर में कल्याणी और पुष्करणी के रूप में जलाशय मिले हैं। मंदिर प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ, ध्वज स्तंभ का भी विधान नहीं था, प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ का विधान था। तो ये भी डिफरेंस है दोनों में। सामान्यतः द्रविड़ शैली की तुलना में कम ऊंचाई के होते थे, और द्रविड़ शैली के मंदिर ज़्यादा ऊंचाई के हैं। तो आप साउथ इंडिया में अगर जाएंगे, साउथ इंडिया के मंदिरों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के मंदिर जो है यहाँ के मंदिरों से, उत्तर भारत के मंदिरों से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, उनकी शैली अलग है, तो वो है द्रविड़ शैली। इसके अलावा बाद में एक और शैली आई जो कि इन दोनों के बाद आई थी, तो उसमें है, ये है बेसर शैली। तो ये जो क्या था, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों को ही मिक्स कर दिया गया तो बन गई बेसर शैली। देखिए इसमें जो है कुछ कुछ तत्व आपको नागर शैली के मिलेंगे, कुछ कुछ है जो द्रविड़ शैली के मिलेंगे, तो दोनों को मिक्स करके बनाया गया तो बन गई बेसर शैली। ठीक है, तो इस तरह के मंदिर जो है बेसर शैली के मंदिर, ये मुख्यतः मिले हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक है, विंध्य पर्वत के बाद से लेके कृष्णा नदी तक, तो इस तरह के अधिकतर मंदिर जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए गए हैं। अब आते हैं गुप्तकालीन साहित्य की ओर। तो गुप्त काल में जो साहित्य था उसमें मुख्य पहले है धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्यों में क्या किया गया, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, इन सभी ग्रंथों को फिर से लिखा गया, मतलब इनका फिर से संकलन किया गया। तो ये पहले से ही अवेलेबल थे, इनको फिर से संकलित किया गया गुप्त काल में। इसके अलावा नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, ये चारों जो है गुप्त काल में ही लिखी गई थी। इसके पहले ये स्मृति ग्रंथ नहीं थे, तो इन स्मृति ग्रंथों को गुप्त काल में लिखा गया। बौद्ध साहित्य में अभिधम्म कोश और विशुद्ध धिम्मग्ग। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में क्या क्या लिखा गया गुप्त काल के टाइम पे, तो अभिधम्म कोश जिसे लिखा था दिग्नाग ने, और विशुद्ध धिम्मग्ग इसे लिखा था बुद्ध घोष ने। और जैन साहित्य में न्यायवर्तम लिखा गया था जिसे लिखा था सिद्धसेन ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य साहित्य भी हुए थे, उसमें मुख्य है कालिदास जो है उस समय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये उनके दरबार में थे। तो इन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला है ऋतु संहार, जो कि इनका पहला काव्य था। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब जो है इनकी कविताएं हैं।
उसके अलावा इन्होंने कुछ प्ले भी लिखे, नाटक भी लिखे। उसमें है मालविकाग्निमित्रम, जो कि इनका पहला नाटक था। उसके अलावा विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब इनके नाटक हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। विशाख दत्त ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। देवी चंद्रगुप्तम में क्या बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों किताब दो चंद्रगुप्त के बारे में है। कौन सी किताब किस चंद्रगुप्त के बारे में, वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। भारवी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था कीर्तार्जुनीय। दंडिन ने काव्य और 10 कुमार चरित्र, तो ये सब दंडिन ने लिखे थे। शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र और वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है मृच्छकटिकम वर्ड का क्या मतलब है, तो इसका आंसर होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। पंचतंत्र जो है ये कई कहानियों का, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही मतलब मज़ेदार कहानियाँ हैं। उसके बाद वात्स्यायन का जो कामसूत्र है ये यौन पर या सेक्स पर सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और ऐसी शायद ही कोई भाषा होगी जिसमें इसका अनुवाद नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और ये अभी भी काफ़ी फेमस है। वैज्ञानिक ग्रंथ में जो पहला है वो है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत लिखा, जिसमें उन्होंने जो है अपने खगोल विज्ञान के बारे में कुछ कुछ जो है सूत्र लिखे हैं और मैथ के बारे में लिखा है। ठीक है, गणित के बारे में लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहद जातक और लघु जातक, तो ये लिखा था वराहमिहिर ने। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तक के नाम देके डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। धन्वंतरी जो है ये फिजिशियन थे, इन्होंने नवनीतकाम नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, जो कि मेडिसिन के बारे में है, औषधि के बारे में है। भास्कर जो है उन्होंने बुक लिखी थी महाभास्कर और लघु भास्कर, तो ये भी मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने महाभास्कर और लघु भास्कर लिखी। पलकाप्य ने लिखी हस्तायुर्वेद, तो ये भी आयुर्वेद के बारे में बुक है, मेडिसिन के बारे में बुक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम, इन दो पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। और इसका नाम उन्होंने क्या लिखा, मनुस्मृति का नाम रखा था इंस्टीट्यूट्स ऑफ इन हिंदू लॉस और अभिज्ञान शकुंतलम का नाम रखा था रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। ठीक है, तो ये दो बुक्स जो है इनका इन्होंने विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृहद संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम रखा गया था सिंध हिंद। ठीक है, वृहद संहिता जो कि लिखी थी वराहमिहिर ने, तो वराहमिहिर की इस बुक को अरबी भाषा में, अरेबिक में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया सिंध हिंद। अब आते हैं गुप्त काल के पतन के कारणों की ओर। तो गुप्त काल आखिर क्यों पतन हो गया इसका? गुप्त काल जो है लगभग ये 320 से लेकर 550 ईस्वी तक ये रहा था। उसमें से 450 ईस्वी तक तो ये बिल्कुल बहुत ही प्रॉस्परस रहा, बहुत ही मजबूत रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर 100 साल तक इसका धीरे धीरे पतन होता रहा और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो गया, बहुत ही छोटे एरिया में सिमट कर रह गया। तो इसके क्या कारण थे? तो इसके कारण में जो पहला है कि जो इसके राजा थे बाद के, वो अयोग्य और निर्बल साबित हुए। बाद के राजाओं में वो बात पहले वाले राजाओं जैसी, पहले वाले शासकों जैसी बात रही नहीं गई थी। जो बाद के आए थे शासक वो अयोग्य थे और निर्बल थे, उनमें वो साम्राज्य को उतनी कुशलता से नहीं चला पाए। शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप था। शासन व्यवस्था मैंने बताया था कि इनका जो शासन था वो मौर्यों की तरह सेंट्रलाइज्ड नहीं था। जो है बहुत सारे सामंत थे जिनको उनके एरियाज दे दिए गए थे, वहाँ का प्रशासन वही चलाते थे। राजा को वहाँ से ज़्यादा मतलब नहीं होता था, सिर्फ वहाँ से जो कर आता था, टैक्स आता था, उसी को राजा लेता था और कुछ कुछ नियम कानून जो है वो वहाँ पे राजा के लागू होते थे बस। तो वहाँ के जो प्रशासन से उसका जब ज़्यादा मतलब नहीं रहा, तो जब जैसे ही सेंटर कमज़ोर पड़ा, जैसे ही सेंटर में जो राजा आया वो कमज़ोर निकला, तो क्या हुआ, जो फ्यूडेटरीज थे उन्होंने अपना शासन वापस से स्थापित करना शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने जो है शासक की बात माननी बंद कर दी और वो वहाँ पे अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करके अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करने लगे। उच्च पद जो है वो अनुवांशिक हो गए थे। तो जितने उच्च पद थे वो अनुवांशिक हो गए थे, मतलब जो बड़े बड़े पदों पे अमात्य वगैरह जो बैठाए गए थे उसके वो उनका बेटा ही वही काम करने लगा। तो क्या हुआ, उसके बाद नए लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी तो उनका पुत्र वही काम करना था। तो इससे क्या हुआ, इससे कुशलता में जो है कमी आने लगी, वो ज़्यादा कुशल नहीं रहे। तो इस तरह से क्या हुआ, साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि ये साम्राज्य ब्यूरोक्रेसी पे ही टिका हुआ था और ब्यूरोक्रेसी ही कमज़ोर होने लगी।
प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार मिल गए थे। तो वही जैसे मैंने बताया कि फ्यूडेटरीज ज़्यादा हो गए थे, तो प्रांतीय शासकों को जब ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे तो वो तो अपनी पावर दिखाएंगे ही। धीरे धीरे वो मजबूत होते चले गए और इस तरह से क्या हुआ, सेंटर कमज़ोर हुआ और वो मजबूत होते चले गए और गुप्त साम्राज्य खंड खंड में बिखर गया। बाह्य आक्रमण, तो बाहरी आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हुणों का आक्रमण। हुणों ने जब यहाँ पे आक्रमण शुरू किया स्कंदगुप्त के टाइम पे, तब उसने दबा दिया था। लेकिन उसके बावजूद इतनी बार जब आक्रमण हुआ तो उसकी वजह से साम्राज्य आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण क्या हुआ कि साम्राज्य की नींव हिलने लगी और क्या हुआ, ये मतलब और ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगा। तो स्कंदगुप्त तो ठीक था, उसके बाद जो शासक है वो उतने कुशल भी नहीं थे। तो वो जो हुण यहाँ से जब भगा दिए गए तो उन एरियाज़ को इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन जिन एरियाज़ से इन्होंने हुणों को भगाया उन एरियाज़ को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, वो टूटकर बिखर गया और अपने अपने साम्राज्य वहाँ पे फ्यूडेटरीज ने बना लिए और इस तरह से गुप्त साम्राज्य और छोटा हो गया। उसके अलावा बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसे पड़ा, जो शुरुआती के गुप्त शासक थे वो थे वैष्णव थे, शैव थे, लेकिन बाद के गुप्त शासक क्या हुआ, वो बौद्ध धर्म की तरफ झुकने लगे। तो बौद्ध धर्म की तरफ जब ये झुकने लगे तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म में जो है अहिंसा है और बहुत सारे नियमों को पालन करना है। तो ये जो सत्य और अहिंसा का ये सब नियम जो पालन करना है, इससे क्या हुआ, इन्होंने युद्ध करना कम कर दिया। तो युद्ध जब कम करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी पावर जो है कम हो जाएगी। जो फ्यूडेटरीज है वो सोचेंगे कि राजा तो कमज़ोर है, तो इस वजह से क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे ह्रास होने लगा, इसका पतन होने लगा। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, और कहा जाता है तो ये किस हद तक सही है। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को तो पहली बात इंडियन हिस्ट्री का मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का या पूरी इंडियन हिस्ट्री का ही उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला कारण राजनीतिक एकता थी। शुरू में गुप्तकाल लगभग 250 सालों तक गुप्तकाल को कोई हिला नहीं पाया। गुप्तकाल जितना था वो उतना पूरी तरह से प्रॉस्परस रहा और वो वहाँ पे राजनीतिक एकता बनी रही। विदेशी शासन की अनुपस्थिति थी। वो जितने भी बाहरी थे शक वगैरह उन सबको गुप्त शासकों ने, समुद्रगुप्त ने शकों को हराया था, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पूरी तरह से सफाया कर दिया। तो ये जो चीज़ें थी ये क्या हुआ, धीरे धीरे विदेशी जो है भारत से पूरी तरह से खत्म हो गए और इन्होंने भारत को एकीकृत कर दिया था। उसके अलावा शांति और समृद्धि बनी हुई थी। तो ज़्यादा बाहरी आक्रमण नहीं हुए थे, बाहरी आक्रमण हुए लेकिन वो कब, अंत में। शुरू के 200-250 सालों तक बाहरी आक्रमण नहीं हुए, जिसकी वजह से शांति और समृद्धि भी बनी हुई थी। कम कर और न्यूनतम सजा। तो ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल में कर जो था वो टैक्स कम लगाया जाता था, जनता प्रॉस्परस ज़्यादा थी उसके हिसाब से टैक्स उनके ऊपर बहुत कम था। तो क्या हुआ, उनके कर भी कम थे और उनकी सज़ा भी काफ़ी न्यूनतम होती थी। मतलब कोई भी अपराध अगर कर दिया जाए तो उस अपराध के लिए जो सज़ा दी जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगाया जाता था, मृत्युदंड किसी को नहीं दिया जाता था। तो ये जो कम कर और न्यूनतम सज़ा का प्रावधान था तो ये एक वेलफेयर स्टेट की बात है। तो वेलफेयर स्टेट था, इस वजह से भी इतिहासकार बोलते हैं कि ये एक स्वर्णिम युग है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। तो हिंदू धर्म यहाँ पे वापस आया, ब्राह्मणिज्म वापस फैला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी धर्मों पर अत्याचार किया गया। तो बाकी धर्म जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, तो बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं किए गए, उन धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु थे। इवन जो गुप्त शासक थे उन्होंने खुद कई चैत्य और विहार बनवाए। तो इस तरह से क्या समझ में आता है, इस तरह से ये समझ में आता है कि हिंदू धर्म जरूर आया, रिवाइवल जरूर हुआ, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। तो ये जो चीज़ था ये भी इसको स्वर्ण युग कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है। संस्कृत भाषा का व्यापक उपयोग हुआ, कला और साहित्य का भी विकास हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इस काल में संस्कृत भाषा जो है मुख्य भाषा बन गई और उसका व्यापक, पहले क्या थी, प्राकृत या पाली भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यहाँ पे क्या हुआ, संस्कृत भाषा मुख्य भाषा बनी और उसी में संस्कृत भाषा में कई कला और साहित्य रचे गए। विज्ञान का उत्थान हुआ। विज्ञान जो है, विज्ञान इस टाइम पे विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांतों की खोज की गई। पहले ही मैंने बताया, देखिए बुक्स वगैरह मैंने बताई कि वराहमिहिर है, धन्वंतरी है, मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी जो है खोज की गई। तो ये सब जो है गणित है, मेडिसिन है, उसके बाद खगोल है, ज्योतिष है, तो इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ये भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग कहलाने में इसके सहायक होते हैं। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इतिहासकार देते हैं और बोलते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अगर इसे कहा जाए तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब इतने फ्यूडेटरीज थे, इन्होंने शासन को अपने हाथों में ले रखा था, सेंट्रलाइज्ड शासन ज़्यादा नहीं था,
तो क्या होता था, तो इससे क्या हुआ कि इसको स्वर्णिम युग कैसे कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि जो क्या बोलते हैं, व्यापार का उत्थान नहीं हुआ था, व्यापार जो है, व्यापार यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया था। पहले क्या होता था, पहले के जो राजवंश थे, मौर्य काल है या उसके बाद जो आए थे, उन सब में व्यापार काफ़ी उन्नत था इनका। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे व्यापार जो है, व्यापार काफ़ी डूब गया, व्यापार ज़्यादा नहीं होता था, दूर दूर देशों से तो व्यापार लगभग बंदी सा हो गया था, और जो देश के अंदर ही जो व्यापार होता था तो व्यापार ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया था। उसके अलावा महिलाओं की भी स्थिति डाउन हुई थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति भी कमज़ोर हो गई थी, महिलाओं को अधिकार कम कर दिए गए थे और उनकी स्थिति कम हो गई थी। इवन वैश्य और शूद्र महिलाओं की स्थिति फिर भी ठीक थी, लेकिन जो हाई प्रोफाइल जो लोग थे, जो ऊंचे वर्ण की महिलाएं थी, उच्च वर्ण की महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी थी। इसके अलावा और एक चीज़ है कि गुप्त काल में जो अंत समय में क्या हुआ था, जब गुप्त काल ख़त्म होने के टाइम पे आ गया था, मतलब लास्ट के 100 सालों में, उस टाइम पे इनके पास धन की भी कमी हो गई थी। मतलब इतनी बड़ी सेना थी और सबको ये सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे, तो इस तरह की सिचुएशन भी आ गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि इस गुप्त काल को स्वर्ण युग कैसे कहा जा सकता है। तो ये भी कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं, लेकिन इन तर्कों के बावजूद भी गुप्त काल जो है ये बाकी सभी वंशों से गुप्त वंश काफ़ी उन्नत था, काफ़ी प्रॉस्परस था, तो इसे इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा ही सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब आते हैं आज के क्विज की ओर। तो आज के क्विज में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत के रचयिता कौन है। हमारा तीसरा प्रश्न, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हमारा चौथा प्रश्न, पंचतंत्र के रचयिता कौन है। बृहद संहिता का अरबी अनुवाद, उसका नाम क्या है। नागर शैली के मंदिर किस क्षेत्र में प्रचलित हुए। बेसर शैली के मंदिर कहाँ और कहाँ की शैलियों का मिश्रण है, मतलब कौन कौन सी 2 शैलियों का मिश्रण है बेसर शैली। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, और नवनीतकाम के रचयिता कौन है। तो चलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अब आते हैं पिछले दिन की क्विज की ओर। पिछले दिन में जो मेरा पहला प्रश्न था वो था, गुप्त काल में उपरिक किसे कहा जाता था। हमारा दूसरा प्रश्न, पुलिस अधिकारी कौन होता था। सती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। गुप्त काल में मुख्य धर्म कौन से थे। अजंता की गुफा जो है वो कौन कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन है, तो कौन कौन से नंबर की गुफा जो है गुप्तकालीन है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है। गुप्तकालीन मुख्य पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन कौन से थे। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के उसको क्या कहा जाता था, और दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, गुप्त काल में उपरिक क्या होता था। तो उपरिक था भुक्ति का प्रमुख, मतलब जो प्रोविंसेस होते थे, प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के प्रमुख को कहा जाता था उपरिक। पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। सती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि भानुगुप्त का है 510 ईस्वी का। गुप्त काल के मुख्य धर्म होता था वैष्णव धर्म, जो वहाँ का उन लोग का राजधर्म भी था, वैष्णव धर्म ही था। अजंता की गुफाएं 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 में मरणासन स्त्री का चित्र है, और गुफा नंबर 17 में बौद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख है। ठीक है, जातक कथाओं के चित्र बने हुए हैं। दशावतार मंदिर में देवगढ़ झांसी में है, और ये उत्तर प्रदेश में है। गुप्तकालीन मुख्य पूर्वी तटीय बंदरगाह ताम्रलिप्ति, घंटशाला और कंदूरा है। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को दिनार, और दान की गई भूमि अग्रहार या देवग्रहार कही जाती थी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।